अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। चैप्टर 4 में बच्चे जो टोटल टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ने हैं, सबसे पहले हमने पढ़ना है कॉस्ट, सेकंड वन बच्चे हमने डिटेल में पढ़ना है रेवेन्यू का एनालिसिस। इसे कॉस्ट भी कहते हैं या कॉस्ट का बिहेवियर भी कहते हैं। और थर्ड वन एंड द लास्ट वन हमने पढ़ना है फर्म स्ट्रक्चर। इसी में रहते हुए हमने एक प्रोडक्शन फंक्शन भी पढ़ना है। अगर हम उसको सेपरेट करना चाहते हैं तो उसको बिल्कुल डिफरेंट बात समझेंगे। कहूंगा प्रोडक्शन फंक्शन। बच्चे इनपुट, प्रोसेसिंग, और देन आउटपुट। बच्चे इनपुट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिसोर्सेज। या इसके लिए बच्चे हम वर्ड यूज करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रिसोर्सेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बच्चे 4 टाइप्स के। फर्स्ट वन बच्चे लैंड, फिर बच्चे लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड होता है बच्चे तमाम नेचुरल रिसोर्सेस। लेबर होता है बच्चे फिजिकल एंड मेंटल या इंटेलेक्चुअल। सर्विसेज। बच्चे कैपिटल होता है मैन
मेड रिसोर्सेस, और एंटरप्रेन्योरशिप combination of all three factors of production। जब बच्चे हम इन्हें कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद इसे प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसिंग को हम कैसे कह सकते हैं? अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड गुड्स या बच्चे आउटपुट। एक ऐसा तरीकेकार जिसमें हम रिसोर्सेज को फिनिश गुड्स में या आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, उस तरीकेकार को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। अल्टीमेटली बच्चे हमारे पास होगा आउटपुट। आउटपुट प्रोडक्शन, गुड्स, फिनिश गुड्स। इससे बच्चे दो तरह की गुड्स प्रोड्यूस होती हैं। फर्स्ट वन के लिए बच्चे हम वर्ड बोलते हैं गुड्स, सेकंड वन बच्चे हम बोलते हैं सर्विसेज। गुड्स फिर बच्चे दो तरह की होती हैं। एक बच्चे हम बोलते हैं जी ड्यूरेबल, और यहां पे मैं जो बात बोलने लगा हूं, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। एक बोलता हूं ड्यूरेबल, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश। और दूसरी पेरिशेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स और पेरिशेबल गुड्स। अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि भाई आप मुझे बताएं प्रोडक्शन किसका फंक्शन है, तो आप कहेंगे प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ रिसोर्सेज। कि हम प्रोडक्शन करेंगे तो किससे करेंगे? रिसोर्सेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स, एक ही बात है ना। तो बच्चे क्या हुआ? प्रोडक्शन फंक्शन है प्रोडक्शन किसका फंक्शन हुआ? रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेज में लेट्स सपोज मैं कह देता हूं लेबर, मैं कह देता हूं कैपिटल। मैंने कोई सी दो एग्जांपल यूज कर ली, ठीक है जी बच्चों। अब हम कुछ बातें सीखने वाले हैं, पहले यहां से सीख लेते हैं, फिर उसके बाद जहां पे ना समझ में आए मेरे से जरूर पूछिएगा बच्चे। प्रोडक्शन एक एक्टिविटी है, एक अमल है ना, ऑफ मेकिंग गुड्स, जिसमें हम क्या बनाते हैं या सर्विसेज। जस्ट 1 मिनट बच्चे। कोई मुश्किल बात तो नहीं है, लेकिन इनको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? शाबाश। कोई मुश्किल बात तो नहीं।
हमने यही बात तो सीखी यहाँ पे। प्रोडक्शन हमें अगर करनी है तो हमें इनपुट को प्रोसेस करके करनी है, और जब हम प्रोसेस करेंगे या तो हमें गुड्स मिलेंगी या हमें सर्विसेज मिलेंगी। कोई कंफ्यूजन? इकोनॉमिक्स के अंदर ये रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, और ये कितने तादाद में? 4। शाबाश। फर्स्ट वन लेबर, कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योर। Production decision is one of the most important factor to determine the firm's overall life। कहता प्रोडक्शन का डिसीजन एक कंपनी की जिंदगी का बड़ा अहम डिसीजन होता है, जिस पे कंपनी की लाइफ डिपेंड कर रही होती है। इस सेक्शन के अंदर वी विल यूज अ सिंपल मॉडल टू डिटरमिन द लेवल ऑफ आउटपुट फॉर अ फर्म। तो हमें ये बात तो जरूरत नहीं है दोबारा पढ़ने की, बस इतनी हमारे से रेलिवेंट थी वो हमने देख ली, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ये तो हमें बात समझ में आ गई। जो ऊपर फ्लो चार्ट डायग्राम बना के आए हूं, डाटा फ्लो DFD, वही से समझ आ जाएगी। As in consumer theory, the main objective of the consumer to maximize their utility। एक है कंजम्पशन की थ्योरी, एक है प्रोडक्शन की थ्योरी। जो कंजम्पशन की थ्योरीज होती हैं वो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से होती है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर। इसको हम कहते हैं यूटिलिटी। और यूटिलिटी को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, पार ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट satisfy human desires। गुड्स और सर्विसेज की वो पार्ट्स जो हमें सेटिस्फाई कर देती है, मुतमईन कर देती है। हम खाना खाने के लिए गए, एक होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाया, बहुत टेस्टी लगा, बहुत अच्छा लगा। बताएं अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे इस एक्सपीरियंस को? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। लेकिन अगर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ये सोच रहे हैं इससे अच्छा तो घर का खाना था, तो बताएं ये एक्सपीरियंस दोबारा रिपीट करने की कोशिश करेंगे? हमें तो ये महसूस हो रहा है हमने पैसे जाया किए, लग रहा है ना। घर आके कह रहे होते हैं फजूल में पैसे जाया किए, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ऐसा होता है ना समटाइम। तो ये क्या, सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। अगर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिली हुई होती, अगेन एंड अगेन इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते, वहां पे नहीं लग रहा पैसे जाया हो, वहां पे लग रहा बहुत अच्छा। क्यों? उस खाने की सेटिस्फेक्शन या खाने की वर्थ उन पैसों की वर्थ से ज्यादा महसूस हुई। और हमें खाना महंगा भी नहीं लगा, फिर कहते बहुत सस्ता रहा। जितना अच्छा टेस्ट था, जैसे उन्होंने सर्व किया, जैसे उनकी सर्विंग थी और जिस इन्वायरमेंट में उन्होंने खाना हमें प्रेजेंट किया, कुछ भी नहीं है पैसे। इसका मतलब है सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा थी, पैसों की वर्थ से भी ज्यादा लगी है। ये तो सेटिस्फेक्शन कंजम्पशन थ्योरी है। जब बात करते हैं प्रोडक्शन की थ्योरी की, वहां पे तो होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या होगी? प्रॉफिट मैक्सिम, क्योंकि फर्म का काम क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। इस पे मैं बात करूंगा अभी बात में। एज इन कंज्यूमर थ्योरी, मेन ऑब्जेक्टिव कंज्यूमर का क्या होता है?
मैक्सिमाइज किसको करना? यूटिलिटी मीन सेटिस्फैक्शन। While in firm behavior, फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? क्या होता है? अब बच्चे एक बात समझनी है हमें। लेट्स सपोज हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए हम सबसे पहले कहते हैं कि रेवेन्यू है 1000 का, इसमें से हम माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस में लेट्स सपोज रिड्यूस करता हूं इसमें से 500 के। अब आप मुझे बताइएगा डिफरेंस कितना है? 500 का। ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। एक फर्म चाहती है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का क्या वे हो सकता है? या तो अपने रेवेन्यू को बढ़ाओ या एक्सपेंसेस को कम करो। एक्सपेंसेस मीन्स टू से कॉस्ट नहीं हो सकती। भाई हमें पता हो कि कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, कितनी तरह की कॉस्ट है, मैं किसको कम कर सकता हूं, किसको नहीं कर सकता, तो तभी कर पाऊंगा ना। ऐसे तो नहीं पॉसिबल मेरे लिए। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने किसको मैक्सिमाइज करना है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के हमारे पास दो वे है। या तो हम अपना रेवेन्यू बढ़ा लें, बट हर केस में तो रेवेन्यू नहीं बढ़ सकता। या दूसरा तरीका क्या है? हम अपनी अब कॉस्ट के बारे में हमें पता होगा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो तभी हम जान पाएंगे ना। तो देख ले, यही बातें सीखनी थी। कॉस्ट का टॉपिक पहला, फिर दूसरे नंबर पे रेवेन्यू, फिर फर्म का स्ट्रक्चर। तो यही है प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रॉफिट मैक्स, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कंज्यूमर थ्योरी पढ़ी, अ फर्म आल्सो हैज सम कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब लिमिटेशंस। कुछ लिमिटेशंस का सामना है। मिसाल के तौर पे लेबर या कैपिटल एटसेट्रा। बच्चे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां तक सब बातें क्लियर है? बिल्कुल इसका ऑब्जेक्टिव समझ में आया इस चैप्टर का, फिर हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम बात किसकी करने वाले हैं बच्चे? बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोडक्शन के डिसीजन की एक फर्म की we must keep in mind या in view that the quantity of output depends upon various। तो ये बात हमारे लिए रेलिवेंट इंपॉर्टेंट है, बस इतनी बात। तो ये जो बात है पहले वाली, ये जरूरत नहीं है इसको दोबारा पढ़ने की, बात काफी है ना। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट किस पे डिपेंड करती है? इनपुट्स के ऊपर। इस रिलेशनशिप को कि हमने रिलेशनशिप किसका सीखना है? आउटपुट एंड किसका? इनपुट का। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ये रिलेशनशिप क्या कहलाता है? प्रोडक्शन फंक्शन। बच्चे बात क्लियर हो गई कि हमें आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, हाउ मच रिसोर्सेज, वो हम डिस्कशन करेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, हाउ मच रिसोर्सेज वी सपोज टू रिक्वायर फॉर द स्पेसिफिक गुड को प्रोड्यूस करना है हमें, उसके लिए हमें कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, उसके बारे में हमने फैसला करना है। मिसाल के तौर पे बच्चे, अगर आप एक गारमेंट यूनिट चला रहे हैं, मींस यू नीड सम इनपुट रिसोर्सेज। आपको कुछ इनपुट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि लेबर हो गई, मशीन हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, बिल्डिंग एटसेट्रा। क्वांटिटी आउटफिट्स इज योर आउटपुट।
जितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा गारमेंट में, जैसे जीन्स की प्रोडक्शन हो गई जिसे हम ट्राउजर्स कह देते हैं, इसी तरह से शर्ट्स हो गई और गारमेंट्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आउटफिट्स है, उनकी प्रोडक्शन हमारा आउटपुट है। वेयर एज लेबर, मशीन, बिल्डिंग, ये क्या है? इनपुट्स। इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या बन गया? प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन टेक्निकल रिलेशनशिप है किसके दरमियान में? इनपुट के दरमियान में। और प्रिसाइजली मुख्तसर बात करते हैं, प्रोडक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ शेड्यूल विच शो द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ इनपुट। बस इतनी बात हमसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट कर दी। इन थ्योरी ऑफ फर्म बिहेवियर, जो थ्योरी हमने पढ़ी फर्म के बिहेवियर में या हम पढ़ेंगे, वी डील विद मल्टी वेरिएबल फंक्शन। एक से ज्यादा जब वेरिएबल किसी जगह पे हम कंसीडर करें तो क्या बोलते? मल्टी वेरिएबल। नॉर्मली तो हम सिंगल वेरिएबल पे बात कर रहे होते, लेकिन अगर एक से ज्यादा वेरिएबल पे बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? मल्टी वेरिएबल। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स बहुत हो जाता, उसको सीखने के लिए सिंपल अंडरस्टैंडिंग तो पहले होनी चाहिए। तो हम ज्यादातर बात करेंगे यूनी वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ये सिचुएशन तो हम ट्रेडिशनल वर्जन यूज करेंगे। क्या मतलब है कि एक वेरिएबल यूज करेंगे। तो बच्चे क्या हो गया? आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर और कैपिटल। इसको मैं लिखने लगा हूं, आउटपुट फंक्शन है आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। और इनपुट में हमने कौन कौन सा इनपुट लिया? लेबर या कैपिटल। आउटपुट के लिए बच्चे हमने क्या सिंबल यूज किया? क्यू। एफ किसको रिप्रेजेंट करता है? फंक्शन। और एल और के, बात क्लियर हो गई? तो बच्चे आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट, और इनपुट कौन सा? लेबर या कैपिटल। ठीक हो गया जी बच्चे यहां तक? कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्म के बिहेवियर की हमें कंप्रीहेंड करना है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो कि फर्म्स की प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब हमें वन बाय वन एक एक बातें सीखनी है। ये जो बातें मैंने इरेज कर दी इसकी जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की और इस पर अपना वक्त स्पेंड करने की। आउटपुट के लिए तो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत है, तो ये दो जी हमने अपने आप को कॉम्प्लेक्सिटी से बचाया ना। हम एक के साथ रिलेशनशिप समझ लेंगे तो बाकियों के साथ भी हमें समझ में आ जाएगा। तो हमने यही कहा कि मल्टी वेरिएबल रिलेशनशिप बनते हैं बट वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग वैसी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो क्यों ना हम एक को बेस बना लें, जैसे मैं सबसे ज्यादा बेस बनाऊंगा लेबर को। अगर हमें उसके साथ रिलेशनशिप समझ में आ गया तो बाकियों के साथ भी वही होगा, बजाय इसके कि हम परेशान हो। अच्छा आउटपुट बढ़ा और मैंने एक से ज्यादा इनपुट्स कंसीडर किए होंगे और मैं कह रहा हूं कैपिटल के बढ़ने की वजह से, तो आप मुझे कह रहे होंगे लेबर के बढ़ने की भी सिस्टम भी तो हो सकता है ना। मैं कैसे जस्टिफाई करवा सकता? फिर मुझे असम्पशन क्या लेनी होगी? मैं सिर्फ लेबर को कंसीडर कर रहा हूं, बाकी सब फैक्टर कांस्टेंट है। लेबर बढ़ेगी तो आउटपुट भी बढ़ेगा। आप कहेंगे हाँ बात तो बड़ी आसान सी है। तो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी डेवलप हो जाएगी। तो पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए फिर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग भी कर लेंगे। जी बात समझ में आ गई गजनफर साहब? अच्छा और ये पहली लाइन मैंने रिमूव कर दी, साथ साथ समझा भी दी, कोई जरूरत नहीं थी दोबारा पढ़ने की। अब हमें जो डेफिनेशन सीखनी है वो क्या सीखनी है? पहली डेफिनेशन क्या है? टोटल प्रोडक्ट, जितना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस हुआ गिवन सेट ऑफ इनपुट्स को यूज करके वो क्या कहलाएगा? टोटल आउटपुट। एवरेज क्या है? एवरेज जब भी आपने कंसीडर करना है, एवरेज का फॉर्मूला याद रखिएगा, एवरेज प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट
अब बेस जिसको बनाना है वो हम लेबर लिख रहे हैं, तो लेबर को बेस बना लेते हैं। इसका मतलब क्या है? जिसको बेस बनाते हैं इनपुट को, उसे हम कहते हैं कि वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारा। और फॉर द टाइम बीइंग बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम अज्यूम कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है, वो वेरी नहीं कर रहे। ठीक हो गया? तो फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हमारी इस गिवन एग्जांपल में लेबर है। तो फॉर्मूला क्लियर हो गया। टोटल आउट पढ़ने हमने फर्दर आगे भी जाके, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द गिवन एग्जांपल क्या है? लेबर। अच्छा, इसी तरह से टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक हो गया जी बच्चों? टोटल प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखिएगा। टोटल प्रोडक्ट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल इनपुट्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस डेफिनेशन में? एवरेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, पूरा फॉर्मूला लिखने लगो। मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या मतलब है? मैं मिसाल देता हूं बच्चे। मेरे पास लेबर के 2 यूनिट काम कर रहे हैं और उन्होंने टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस की 20 यूनिट्स। अगर मेरे पास 3 लोग हो गए तो उन्होंने मिलके यूनिट प्रोड्यूस कर दिए 28। मैं कहता हूं मार्जिनल प्रोडक्ट बताइएगा जी। इसी फॉर्मूले में वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट कैसे होगी? सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करें, डिवाइडेड बाय लेबर। सेकंड अब कितनी है लेबर? कितने लोगों ने मिलके 28 यूनिट बनाए? 20 कितने लोगों ने मिलके बनाए? 2। तो 8 यूनिट बने उस एडिशनल लेबर के आने की वजह से। मेरे आउटपुट में कितना चेंज आया उस एडिशनल लेबर की वजह से? 8 यूनिट का। तो ये क्या कहलाएगी? मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है? एक एडिशनल लेबर की वजह से जो मेरे आउटपुट में चेंज आया वो चेंज कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। रेट ऑफ चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाय यूजिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इनपुट। एक एक्स्ट्रा यूनिट इनपुट का इस्तेमाल करने से जितना टोटल प्रोडक्ट में चेंज आएगा वो कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर है? याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। मार्जिनल प्रोडक्ट स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट होती है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है बच्चे? शाबाश। जी बच्चे, सब बातें क्लियर है? कोई बात मुश्किल तो नहीं है? ये फॉर्मूलाज मैंने लिखवा दिए मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक फैक्टर। जैसे हमने यहाँ पे एल का वर्ड यूज किया तो ये किसके पर्सपेक्टिव से है? लेबर। अगर के होगा तो किसके पर्सपेक्टिव से? कैपिटल। एवरीथिंग इज क्लियर?
शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बातें हम बाद में करेंगे। अब चैप्टर में कुछ बातें पहले आपने मेरे साथ सीखनी है, तरतीब मेरी अब फॉलो करनी है, फिर ये चैप्टर की बातें कुछ समझ में आएंगी। अच्छा बच्चे, हम पीरियड ऑफ टाइम कंसीडर करते हैं। इसमें हमने दो पीरियड पढ़ने हैं, एक पढ़ना है शॉर्ट रन पीरियड और सेकंड वन लॉन्ग रन पीरियड। शॉर्ट रन पीरियड से क्या मुराद है? अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच, जिसमें at least one factor of production, कम अज कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन फिक्स्ड या कांस्टेंट। एक ऐसा पीरियड जिसमें कम से कम एक फैक्टर, एक से ज्यादा फैक्टर फिक्स हो सकते हैं जी, लेकिन कम से कम एक फैक्टर फिक्स होना चाहिए। ऐसे पीरियड को हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट रन पीरियड। मींस टू से हम कह सकते हैं लेबर फिक्स हो जाए या कैपिटल फिक्स हो जाए या लैंड फिक्स हो जाए, कम से कम एक फैक्टर फिक्स हो, बाकी फैक्टर क्या हो? वेरिएबल। ठीक हो गया? इस पीरियड के दौरान होने वाली कॉस्ट को हम कहते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट। मैं लिख देता हूं, अभी इसकी बातें बाद में करते हैं। इस पीरियड के दौरान होने वाली कॉस्ट क्या कहलाती है? शॉर्ट रन कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें कुछ कॉस्ट फिक्स होगी और कुछ कॉस्ट वेरिएबल। इसी वजह से, क्योंकि कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं, तो इस दौरान कॉस्ट भी कुछ फिक्स होगी और कुछ कॉस्ट वेरिएबल होगी। बात समझ में आ गई बच्चे? उसके बाद बचे लॉन्ग रन पीरियड, पहले उसकी बात करते हैं जी। एक मिनट सिर्फ। A period of time in which all factors of productions are variable। एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं? वेरिएबल। अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर वेरिएबल। ऐसे टाइम को या ऐसे पीरियड को हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग रन। अच्छा, इस दौरान इंकर होने वाली सारी कॉस्ट क्या कहलाती है? शाबाश। और वो कौन सी होगी? वेरिएबल कॉस्ट होगी। ठीक है,
चलिए जी, तो ये होगी लॉन्ग रन कॉस्ट, और लॉन्ग रन कॉस्ट सारी के सारी कौन सी कॉस्ट होती है? जी बच्चे, बात क्लियर हो गई यहाँ तक? जी बच्चे, बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो वेरिएबल होंगे, वो तो समझ आते हैं, लेकिन लैंड किस तरह की वेरिएबल है? लैंड बच्चे, हम देखो, मैंने एक कॉलेज बनाया है एक बिल्डिंग में, अगर बच्चों की तादाद बढ़ जाए तो मुझे नई बिल्डिंग लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी? तो क्या ये मेरा फैक्टर फिक्स रहा? बढ़ गया ना साइज में। इसी तरह से फैक्ट्री का साइज भी बढ़ जाता है। और साथ ही साथ मैंने एक बात बोली है, लैंड का ये हरगिज मतलब नहीं है सिर्फ जमीन, जमीन और जमीन, हाँ, उसमें जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज की बातें होंगी वो सारी की सारी किसमें कवर हो जाएंगी? लैंड में। तो अब ये आपको सभी बातें इंशाल्लाह बड़े आराम से समझ में। यही बच्चे, यहां तक बात क्लियर होगी? बच्चे शॉर्ट रन कॉस्ट से बात को शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। बच्चे, सबसे पहली बात, फिक्स्ड कॉस्ट। Cost that does not change with the change in production. हम ये भी तो कह सकते हैं कॉस्ट दैट डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे जी? कॉस्ट जो कि किस पे डिपेंड नहीं करती? प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन बढ़े कम हो, जैसे फैक्ट्री का किराया है, अगर मैं ज्यादा यूनिट मैन्युफैक्चर करूंगा तो मुझे बताएं ज्यादा किराया देना पड़ेगा मुझे? नहीं। लेकिन अगर मैं ज्यादा यूनिट बनाऊंगा तो बिजली का बिल तो ज्यादा आएगा ना, तो बिजली का बिल तो फिक्स ना हुआ, वो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन के कम होने से कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? मैं लेबर को पर पीस पे कर रहा हूं, अगर लेबर ज्यादा यूनिट बनाएगी तो मुझे ज्यादा वेज पे करनी पड़ेगी, अगर लेबर कम यूनिट बनाएगी तो मुझे कम वेज पे करनी पड़ेगी। तो क्या ये वेरी हुई प्रोडक्शन की वजह से? हुई। लेकिन अगर फैक्ट्री की इंश्योरेंस करवा ली जाए तो क्या आप मुझे बताएं प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से क्या इंश्योरेंस की पेमेंट ज्यादा या कम करनी पड़ेगी? नहीं। कौन सी कॉस्ट हुई? फिक्स कॉस्ट। ये बात समझ में आ गई? तो क्या है बच्चे, ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन पे डिपेंड ना करे, प्रोडक्शन बढ़े या प्रोडक्शन कम हो, वो कॉस्ट हमारी फिक्स रहे, सेम रहे, ऐसी कॉस्ट को क्या बोलते? फिक्स कॉस्ट। मुश्किल तो नहीं है बच्चे? बच्चे, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट,
वाई एक्सिस। बच्चे वाई एक्सिस के अलोंग हमने मेजर करना है कॉस्ट और एक्स एक्सिस के अलोंग आउटपुट या प्रोडक्शन क्वांटिटी। ये कब होता है बच्चे? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिक्स कॉस्ट देख ले। अब आप मुझे बताएं, प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए तो क्या कॉस्ट बढ़ेगी? सेम रहेगी ना? तो कौन सी कॉस्ट होगी? इसका एक एमसीक्यूज है, साथ ही लिख दूं बच्चे। अगर आउटपुट 0 हो, आपने कोई यूनिट नहीं प्रोड्यूस किया, आपकी टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगी। टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होगी? फिक्स्ड कॉस्ट के। सब बातें क्लियर है बच्चे? अगली डेफिनेशन, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। It is defined as the ratio of fixed cost to unit produced. It is defined as the ratio of fixed cost to unit produced. ये क्या है फॉर्मूला? फिक्स कॉस्ट टू यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो बच्चे क्या फॉर्मूला होगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसका एब्रीवेशन क्या है बच्चे? AFC इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट divided by unit produced। फिक्स कॉस्ट के लिए बच्चे हम एब्रीवेशन यूज करते हैं FC, यूनिट प्रोड्यूस के लिए आउटपुट। तो अगर सिंबॉलिकली लिखा जाए तो क्या होगा? AFC इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। बताइएगा मुझे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर मैं इसका कर्व बनाऊं, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग कॉस्ट, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट प्रोड्यूस्ड या आउटपुट। ये बचे एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसका कब इस तरह से भी बना दिया जाता है, ये आहिस्ता आहिस्ता पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक
ठीक है, पहले बहुत तेजी से डिक्रीज करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका रेट कम होता चला जाता है, तो इसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑलवेज हैज डाउनवर्ड slope as it spread among large output with the increase इन आउटपुट। आउटपुट के बढ़ने से ये उनके दरमियान में स्प्रेड होता जाएगा, फैलता चला जाएगा। जैसे इस कमरे का किराया, अगर एक बच्चा क्लास ले रहा हो तो सारे का सारा किराया उसकी फीस से रिकवर होगा। अगर दो बच्चे हो तो दो बच्चों में स्प्रेड हो जाएगा, इक्वली फॉल कर गया। अच्छा, अगर तीन बच्चे हो जाए तो तीनों पे स्प्रेड हो जाएगा और कम हो जाएगा। जैसे जैसे स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती चली जाएगी तो ये उन तमाम स्टूडेंट्स पे क्या होता चला जाएगा, स्प्रेड। इसी तरह से पर पीस स्प्रेड होता चला जाएगा अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ओवरऑल एवरेज फिक्स कॉस्ट स्प्रेड होगी तो पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाएगी। जी बच्चे, बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी, ऑन एवरेज पर यूनिट हो जाती है ना। एवरेज का मतलब यही होता है, ऑन एवरेज पर यूनिट कितनी कॉस्ट है। बच्चे, दोनों बातें क्लियर हो गई? थर्ड वन, वेरिएबल कॉस्ट। Yeah, variable cost change with the change in production। या हम ये भी तो कह सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन, कह सकते हैं ना। अच्छा बच्चे, अब इसके लिए कुछ एमसीक्यूज की बातें हैं, वो जरा नोट कीजिएगा। अगर आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। डायरेक्ट रिलेशन है। आउटपुट अगर कम होगा, इसके कम होने से वेरिएबल कॉस्ट भी। वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज increase with the increase in production। Variable cost always increase with the increase in production। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने से हमेशा बढ़ती है। अच्छा, एक और बात भी इसके एमसीक्यूज में है,
वो मैं सेपरेट लिख देता हूं। पहले इसका मैं कर्व बना देता हूं, फिर उसके बाद बच्चे एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग बच्चे किसको मेजर करना है? कॉस्ट। और एक्स एक्सिस के अलोंग आउटपुट या बच्चे क्वांटिटी। ये है बच्चे वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। इसके लिए दो एमसीक्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम ये कर्व बनाते हैं, बट इन फैक्ट हकीकत में इसका कर्व ऐसा नहीं होता। वो मैं बनाता हूं जैसा हकीकत में बनता है। नॉर्मली हम ऐसा बना देते हैं। इसके लिए दो एमसीक्यूज हैं, याद रखिएगा। पहला, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, शाबाश, कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से। और जब आउटपुट 0 हो तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? ये एक ही बात है, दोनों सेम बातें। ओरिजिन से स्टार्ट होने की ये वजह है, समझ आइए ना। तो लेकिन एमसीक्यूज है ना, तो वो सेपरेट है। तो मैं इस वजह से इसको एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से मैंने सेपरेट लिख दिया। जी बच्चे, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग कॉस्ट और एक्स एक्सिस के अलोंग आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट का, बट इन हकीकत में जो जैसे कर्व बनना चाहिए, और उसकी रीजन हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये कर्व होता है वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। ठीक हो गया जी बच्चे। बट एक बात याद रखनी है, ये कर्व हमेशा स्टार्ट कहां से होगा? ओरिजिन से। एग्जाम में आपको पता कैसे चलेगा? सेम कर्व टोटल कॉस्ट का भी है। पता कैसे चलेगा? अगर वो पूछ ले कि ये कौन सा कर्व है, सेम ऐसा कर्व भी टोटल कॉस्ट का होता है। पता कैसे चलेगा कि ये वेरिएबल का है या टोटल का? ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो वेरिएबल का, अगर ओरिजिन से शुरू ना हुआ फिर टोटल कॉस्ट का कर्व है। पता चल गया ना एमसीक्यूज का? तो ये हमें पता चल गया यहां से, ये वेरिएबल कॉस्ट का। जी बच्चे, बात क्लियर हो गई? जी बच्चे, फोर्थ वन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। It is defined as the ratio of, ये किसके दरम्यान में रेशियो है? शाबाश, रेशियो वेरिएबल कॉस्ट टू यूनिट प्रोड्यूस्ड। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो क्या होगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय
unit produced. Variable cost VC, unit produced Q. अच्छा बच्चे, अगर सिंबॉलिकली लिखूं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट यूनिट प्रोड्यूस्ड. जी बच्चे, बात क्लियर हो गई जी? एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के अलाउंग कॉस्ट और एक्स एक्सिस के अलाउंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप होती है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हैज यू शेप. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप कैसी होगी? यू शेप. बच्चे, अब इसमें कुछ बातें याद रखनी है. अप टू नॉर्मल कैपेसिटी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करता है. बियॉन्ड नॉर्मल कैपेसिटी, जब नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाए तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू कर देता है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप क्या होगी? शाबाश. जब तक नॉर्मल कैपेसिटी तक प्रोडक्शन होती रहेगी या प्लांट एंड मशीनरी को यूटिलाइज किया जाएगा या रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाएगा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट प्रोड्यूस करने से अगला. लेकिन जैसे ही हम नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दें, ज्यादा यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दें रिसोर्सेज, तो कॉस्ट हमारी कम नहीं होगी. एक गाड़ी को नॉर्मल कैपेसिटी तक यूज करेंगे तो रिपेयर की कॉस्ट कम होगी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा यूज करें, अब मुझे बताएं टायर उसके ज्यादा डेप्रिशिएट होंगे या कम? तो नॉर्मल कैपेसिटी तक कॉस्ट कम होगी, लेकिन अगर उससे ज्यादा यूज किया तो फिर क्या हो जाएगी? कॉस्ट कम नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी. लेबर को अगर ओवर टाइम पे करना हो तो नॉर्मल से ज्यादा वेज पे करनी पड़ती है. तो नॉर्मल कैपेसिटी तक कॉस्ट कम होगी, लेकिन नॉर्मल से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो इसकी शेप क्या होगी? भूलेंगे तो नहीं? अभी तक 4 बातें पढ़ी. पहली फिक्स, शाबाश. दूसरी एवरेज वेरिएबल, थर्ड वन वेरिएबल, और अब फोर्थ वन आ गई, ओ सॉरी फिफ्थ वन टोटल कॉस्ट. It is the sum of it is the sum of fixed cost and it is the sum of fixed cost and
variable cost. It is the sum of fixed cost and variable cost. जी बच्चे, total cost is equal to fixed cost plus variable cost. जी बच्चे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस. बच्चे वाई एक्सिस के अलोंग किसको मेजर किया जाता है? और एक्स एक्सिस के अलोंग आउटपुट. जी बच्चे, ये कौन सा कर्व है? तो ये हमेशा स्टार्ट कहां से हो रहा है? वाई इंटरसेप्ट से. अच्छा, ये कौन सी कॉस्ट है? ठीक है. और याद करें वो एमसीक्यूज मैंने आपको लिखवाया था. जब आउटपुट कितना होगा तो टोटल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट किसके इक्वल होगी? क्योंकि इस स्टेज पे वेरिएबल कॉस्ट किसके इक्वल होती है? और टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. तो जब जीरो आउटपुट है, वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगी, तो टोटल कॉस्ट किसके इक्वल हो जाएगी? समझ आ गई ना बच्चे बात? तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ये तो क्या है? जीरो. तो फिर जब ये जीरो है तो ये तो लिखेंगे ही नहीं. जी बच्चे, बात क्लियर हो गई? एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस. बच्चे, वाई एक्सिस के अलोंग हम किसको मेजर करते हैं? और एक्स एक्सिस के अलोंग ये कौन सा कर्व होगा बच्चे? जी मैं दोबारा बना देता हूं जरा, थोड़ा सा. ये ना मैंने पिक किया था, वो बटन प्रेस हो गया. ऐसा नहीं है जी बच्चे. ठीक हो गया जी बच्चे. तो ये टोटल कॉस्ट का कर्व. अब आपको पता कैसे चलेगा? ये बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा, इसी तरह से देखें, अगर मैं इसी के नीचे वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बना दूं, ये वेरिएबल कॉस्ट का पता कैसे चलेगा? ये वेरिएबल का है. समझ आ गई? अच्छा, अब ये एक बात याद रखनी है आपने, इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? अभी बहरहाल मैं बाद में जाके ये आगे फर्दर समझाता हूं. तो बच्चे, इसके बाद 6th वन, एवरेज टोटल कॉस्ट. एवरेज टोटल कॉस्ट. It is defined as the ratio of total cost to unit produced. It is defined as the ratio of total cost to unit produced. तो बच्चे, एवरेज
total cost is equal to total cost unit produced टोटल कॉस्ट TC और यूनिट प्रोड्यूस Q। सिंबॉलिकली अगर देखें तो ATC इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। बच्चे वाई एक्सिस के अलोंग किसको मेजर किया जाता है और एक्स एक्सिस के अलोंग आउटपुट या बच्चे क्वांटिटी। इसकी शेप भी बच्चे यू शेप्ड है, एवरेज टोटल कॉस्ट। याद रखना है एवरेज टोटल कॉस्ट हैज यू शेप। एवरेज टोटल कॉस्ट की शेप भी क्या होती है? यू शेप होती है। अच्छा बच्चे इनिशियली, अब ये याद रखना है इनिशियली जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही होती है ना शुरू में, और एवरेज फिक्स कॉस्ट तो आपको पता होती ही कम है। चले मैं जरा थोड़ा सा वही पैटर्न फॉलो कर लेता हूं। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा कम होती है, डिक्रीज होती है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शुरू में कम हो रही होती है। तो ओवरऑल एवरेज टोटल कॉस्ट भी क्या होना शुरू हो जाती है? कम होना शुरू। आफ्टर दैट, इसके बाद एवरेज फिक्स कॉस्ट ने तो हमेशा कम होना, लेकिन इसके कम होने का रेट विद डिक्रीजिंग रेट कम हो रही होती है, लेकिन किस रेट के साथ? डिक्रीजिंग रेट के साथ। किस रेट के साथ? विद डिक्रीजिंग रेट। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो बढ़ना शुरू हो जाएगी बियॉन्ड नॉर्मल कैपेसिटी। ये क्या करेगी? लेकिन इसका रेट क्या होगा? इंक्रीजिंग, विद इंक्रीजिंग रेट। लेकिन ये तो रेट ज्यादा होगा इसका। अच्छा, अब आप मुझे बताएं ओवरऑल क्या होगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का रेट ज्यादा है, वो ज्यादा रेट से इंक्रीज हो रही है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कम तो हो रही है, लेकिन उसका रेट कम है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? एवरेज टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जी बच्चे, बात क्लियर हो गई जी? कोई मुश्किल बात तो नहीं है यहां तक? इसके बाद बच्चे सबसे आखिर में 7वीं बात, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट नहीं, लास्ट वन मार्जिनल कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट की 7 टाइप्स हैं। चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। एक अगला यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, एडिशनल एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें मजीद कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है, उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। या बच्चे इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू change in output. Change in variable cost due to change in output.
एक अगला यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंकर करेंगे हम, वेरिएबल कॉस्ट इंकर होगी, वो कहलाएगी मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए दोनों फॉर्मूलाज हैं, मैं दोनों फॉर्मूलाज लिखूंगा। पहला फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, और दूसरा फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। एक अगला यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जितनी हमें मजीद कॉस्ट लगानी पड़े वो कहलाएगी मार्जिनल कॉस्ट। जी बच्चे, सिर्फ एक एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग बच्चे कॉस्ट, एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चे आउटपुट। इसकी शेप भी बच्चे यू शेप्ड होती है। मार्जिनल कॉस्ट की शेप भी क्या होती है? यू शेप। तो तीन कर्व्स की शेप यू शेप हुई, एवरेज वेरिएबल, एवरेज टोटल और मार्जिन। एवरेज वेरिएबल, एवरेज टोटल और मार्जिन, इन तीनों की शेप क्या होती है? अब हम कल इन तीनों का रिलेशनशिप भी सीखेंगे कि बेसिकली इन तीनों का रिलेशनशिप क्या है, कैसे पता चलेगा। इनकी प्लेस के हिसाब से, इनकी स्पेस के हिसाब से हमें इनके रिलेशनशिप की समझ आती है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।